नमस्कार दोस्तों, जी अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भारत गौतम और आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है, अगर वो पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो उसको नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट एज अ बेस आना ही चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आप मेजरमेंट करो, आप इलेक्ट्रिकल मशीन उठाओ, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, ट्रांसफार्मर, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, उसके अंदर आपकी नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेटवर्क थ्योरी एकदम बेसिक है। आपको इसके अंदर सर्किट, करंट, वोल्टेज, पावर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस, आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। तो आज मैं यहाँ पे आपको पार्ट बाय पार्ट हर चीज़ बताऊँगा, धीरे धीरे करके समझेंगे। कोशिश करिएगा आप हमारी सारी वीडियो देखें। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्किट और नेटवर्क के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए, सर्किट कैन बी क्लोज, सर्किट हमेशा क्लोज होता है, बट नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज। मतलब सर्किट तो देखो हमेशा क्लोज होगा, नेटवर्क जो होता है वो क्लोज हो भी सकता है नहीं। अगर मैं इसका एग्जांपल बनाऊं तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसके साथ मैंने एक लोड लगा दिया रेजिस्टेंस। ये एक सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब इसको आप सर्किट बोलो या फिर नेटवर्क बोलो। नेटवर्क को NW से रिप्रेजेंट कर देते, सर्किट को CKT से। अब दूसरा देख लेते हैं डायग्राम। देखिए, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स के साथ एक रजिस्टर ले लिया हमने, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स और लगा दिया और इसको ओपन टर्मिनल हमने छोड़ दिया। तो देखिए, ये जो है, अगर ये वोल्टेज V1 है, इसको V2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको VR मान लेते हैं, ये V मान लेते हैं। तो देखिए, ये तो सर्किट हो गया जो कि क्लोज होता है, उसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्किट एसेंशियल होता है। और जो ये ओपन है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि नेटवर्क जो है, नेटवर्क ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, बट सर्किट इज ऑलवेज क्लोज। देखिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में आता है, क्यों? क्योंकि उसका जो साइन होता है वो नेगेटिव में होता है। -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, जिसको हम C से प्रेजेंट कर ही देते हैं, कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है। अब ध्यान रखिएगा, जो कूलम यूनिट होती है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब अगर मैं एक कूलम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक कूलम की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे आएगा। कूलम को अगर मैं डिवाइड करूँगा 1 से, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए, जो -19 है ऊपर जाके 19 हो जाएगा। तो आप समझ रहे कितनी बड़ी यूनिट हो जाएगी, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम के अंदर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो जाएगा 6.24 इंटू 10 की पावर माइनस ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और एक डेसिमल यहाँ पे आके ये हो जाएगा 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के अंदर। समझ रहे हो आप? एक कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि है 6.24 इंटू 10 की पावर 18। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया। अब एक प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज देख लेते हैं। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होता है, 1.6 सेम चार्ज होगा इंटू 10 की पावर -19। इसकी भी यूनिट कूलम होगी। कूलम को मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं ये भी लिख देता हूँ कि कूलम एक बड़ी यूनिट है चार्ज की। कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। पढ़ते थोड़ा करंट और वोल्टेज के बारे में। करंट इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। मतलब जितने भी चार्ज हमारे पर यूनिट टाइम के साथ मूव करेंगे उसको हम करंट बोल देंगे, सिंपल। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज में, इसके फॉर्मूले थोड़ी देर के बाद लिखवाता हूँ आपको। वोल्टेज देखते हैं। देखिए, वोल्टेज टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है।
An external force is required in an electrical circuit. This force is provided by electromotive force EMF called voltage. इसकी यूनिट होती है वोल्टेज। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। वो फोर्स होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। सिंपल सी लैंग्वेज में इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब थोड़ा हम पावर का भी देख लेते हैं। पावर, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग। मतलब ये कि जिस रेट से जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, जिस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है उसको हम पावर बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज। अब पावर एक्सपेंडिंग भी हो सकती है या एब्जॉर्बिंग। मतलब अगर हमारा लोड लगा रहेगा उस लोड के लिए जो पावर होगी हमारी एब्जॉर्बिंग होगी, क्योंकि लोड पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके लिए जो पावर की जो पावर जो हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर कोई भी सोर्स है, सोर्स पावर दे रहा है, तो उसके लिए जो पावर हमारी जो आएगी वो नेगेटिव लिखेगी, क्योंकि वो दे रहा है तो उसके लिए हम नेगेटिव लिखेंगे। इसकी यूनिट होती है वॉट, जो कि आपको पता है। अब पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी को देखते हैं अपन। देखिए एनर्जी, इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू अ वर्क, टू डू वर्क। ठीक है, मतलब कैपेसिटी होती है वर्क को करने की, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। इसकी यूनिट होती है जूल। इसको जूल को हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉट को हम डब्लू से, उसी तरीके से जूल को जे से। अब ज़रा हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए करंट का जो फॉर्मूला होता है वो जैसे मैंने बताया था, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब dQ/dt। चार्ज इस रेट से चेंज हो रहा है, इसकी यूनिट है एम्पियर। इसका फॉर्मूला ये हमने लिख दिया dQ/dt। वोल्टेज का भी वही है, डी मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज में होता है, जूल और चार्ज की यूनिट हो जाती है, वोल्ट बन जाता है। ये फॉर्मूला अपना बना हुआ है ये करंट का। और ये पावर का हमें पता है, ये वोल्टेज इंटू करंट, ये हो जाता है पावर। अगर पावर को दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, पावर के फॉर्म हो जाता है I² इंटू में आर, ये होता है V²/R। ये सब अदर फॉर्मूले। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी पे। एनर्जी पे देखिए, एनर्जी अगर फंक्शन, पावर अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक dt के रिस्पेक्ट में। इसकी यूनिट जूल होगी ये, और या फिर पावर होता, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। अब देखिए अगर एनर्जी 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आ रही है तो 1 किलोवाट पर आवर, मतलब सॉरी, अगर एनर्जी 1 किलोवाट आवर आ रही है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई होता है पावर से तो एनर्जी आती है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर देखिए वॉटेज, अगर वॉट है हमारा 1000 वॉट, और कितने घंटे के लिए, आवर हम मैं ले लेता हूँ 2 घंटे के लिए। तो देखिए इसका अगर मैं एक यूनिट निकालूँ, यूनिट निकालूँ तो देखिए क्या आएगा, यूनिट थोड़ा किलोवाट आवर। किलोवाट देखिए यहाँ पे 1000 वॉट है, ये 1000 वॉट इंटू 2, ये हो गया वॉट और आवर। अब देखिए 2 और ये 1000 वॉट है, किलोवाट में हमें कन्वर्ट करना है तो ये 1 किलोवाट हो जाएगा, और आवर का 2, ये हो गया वॉट किलोवाट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 किलोवाट आवर, जो कि हमारी हो जाएगी 2 यूनिट। समझ गया, 2 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आपको पता है ओम्स लॉ के अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ओम्स लॉ। मैं वो आपको लिखवा देता हूँ फॉर्मूले, आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 8 टाइप। देखिए हमने जो ओम्स लॉ बेसिक पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है V=IR, ये बेसिक पढ़ा हुआ है हमने। अगर इसी को मॉडिफाई करें तो हमारा देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, I = V/R। आर को अगर ऊपर ले जाएगी वो हो जाएगा G, तो ये हो जाएगा G/R कंडक्टेंस। ये 2 फॉर्मूला हो गया ओम्स का। अब अगर मैं तीसरा फॉर्मूला लूँ तो देखिए V = L/dI/dt, ये करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब अगर मैं इसका मैं अगर करंट निकालना चाहूँ तो देखिए करंट ये हो जाएगा 1/L -∞ to t VT ×
dt अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये यहीं से फॉर्मूला ये डिराइव हुआ है। अब अगर हम फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी कैपेसिटर के लिए करंट का फॉर्मूला है ये। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ यहाँ से वोल्टेज में अगर निकालना चाहूँ तो वोल्टेज देखिए कैसा आएगा 1/c ये हो जाएगा -52t I dt। देखिए 7 फॉर्म हो जाएगी v इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू में r। ये देखिए डी क्यू बाई डी टी करंट होता है हमारा। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जाता है कि जितना चार्ज चेंज टाइम आ रहा है उसको हमने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ से अगर आप देखा जाए तो 1 के बाद डायरेक्ट आप 7 फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और एक जो लास्ट फॉर्मूला है करंट डेंसिटी टाइप में तो हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ए। देखिए ये टोटल 8 फॉर्मूले हैं ओम्स लॉ के। पहला आपको पता ही है, दूसरा I को चेंज करके डी क्यू बाई डी टी कर देना है, तीसरा इसी को हमें I का फॉर्मूला निकाल लेना है। देखिए 3 फॉर्मूले ये हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आपको पता होगा। उसके बाद आपको ये देखना है I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब इसके हिसाब से डी वी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, सी को यहाँ पे, तो उसके बाद ये आ जाएगा। उसी हिसाब से I की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा L नीचे आ जाएगा, डी टी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये आपके हो गए टोटल 7 फॉर्मूले। और उसके बाद आपको बस ये करंट डेंसिटी वाला ही आपको फॉर्मूला याद करना है, J इक्वल टू सिग्मा ए। तो दोस्तों ये थी टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। जो ये ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ जो होता है ये होता है वैलिड। ओम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के लिए। कांस्टेंट तभी होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कंडक्टिविटी है। इसके लिए मैं ये लाइन लिख देता हूँ, आपको याद रहेगी। देखिए ओम्स लॉ का मैंने ये आपको लाइन लिखवा दी, ये ध्यान रखिएगा। जब भी टेम्परेचर और कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है तभी ओम्स लॉ हमारा वैलिड होता है। जहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज हुआ वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से वोल्टेज करंट पे इफेक्ट बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा टेम्परेचर और कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो कोशिश करिएगा ओम्स लॉ को याद रखने का, क्योंकि ये जो देखिए IES के अंदर हमारा ये पूछा जाता है। क्यों इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ओम्स लॉ। तो आप ये याद करिए, जो आपको याद होगा ऑप्शन में से वो हटा दीजिए, जो ऑप्शन बचेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपने यहाँ पे देखा है एनर्जी की यूनिट, एक यूनिट जो 1 किलोवाट आवर आती है, ये समझिएगा। और यहाँ पे करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी का मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया है। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अगले पार्ट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।